आज CNT एक्ट के एक महत्वपूर्ण प्रावधान का विश्लेषण करेंगे। अंडर व्हाट प्रोविजंस लैंड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल क्लास टिल 24 जनवरी 2012। 24 जनवरी 2012 को 24 जनवरी 2012 तक शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की भूमि सामान्य वर्ग को ट्रांसफ़र की जाती रही। 25 जनवरी 2012 को झारखंड हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, हैव टू फॉलो द लॉज इन ट्रू स्पिरिट एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। उसके बाद से शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की भूमि का हस्तांतरण सामान्य वर्ग को नहीं किया जाने लगा, उस पर रोक लगा दिया गया। उपरोक्त निर्णय ऑनरेबल चीफ जस्टिस पी टाटिया और ऑनरेबल जस्टिस अपरेश कुमार सिंह झारखंड हाई कोर्ट के खंडपीठ ने सालखन मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के केस में, केस नंबर है WPPIL नंबर 758 ऑफ 2011। इस केस में दिनांक 25 जनवरी 2012 को दिया। CNT एक्ट सेक्शन 46 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्यों की भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। अब प्रश्न उठता है कि पूर्व में, यानी ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट के दिनांक 25 जनवरी 2012 के निर्णय के पूर्व शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों द्वारा जो सामान्य वर्ग को हस्तांतरण किया गया, वो किस आधार पर किया गया? क्या वो सभी हस्तांतरण वैलिड है या वॉइड है? इन सभी विषयों का विश्लेषण करेंगे। इस संबंध में एक और CNT एक्ट के प्रावधान है जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के सदस्यों को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, और वहीं दूसरी ओर भारतीय संविधान के आलोक में न्यायालय के अहम निर्णय हैं जो CNT एक्ट के इन प्रावधान को शिथिल करते हैं। इस विषय पर चर्चा किया जाना आवश्यक भी है ताकि इससे आम आदमी को म्यूटेशन, दाखिल खारिज में और बैंक में मॉर्गेज में के संदर्भ में हो रहे परेशानियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। मैं समझता हूं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए CNT एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और महत्वपूर्ण कोर्ट जजमेंट का अध्ययन आवश्यक होगा। विषय को मैंने पहले स्पष्ट किया है कि 24 जनवरी 2012 तक शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य के द्वारा अपनी जमीन जो जनरल क्लास को ट्रांसफ़र किया गया वह वैलिड है या नहीं। क्या पूर्व में किए गए इस प्रकार के ट्रांसफ़र आज ट्रांसफरी के पास जो अधिकार है, क्या ट्रांसफरेबल है? मेरा मानना है कि पूर्व में इस प्रकार किया गया ट्रांसफ़र वैलिड है, और जो ट्रांसफरी हैं वे एब्सोल्यूट ओनर हैं, उनके पास ट्रांसफरेबल राइट है। इस विषय की चर्चा का प्रारंभ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के दिनांक 20/12/1968 1968 के एक महत्वपूर्ण जजमेंट से करना चाहूँगा। नंबर है SA नंबर 720 ऑफ 1968। इसके पक्षकार हैं भगेरन ठाकुर वर्सेस केवल सिंह एंड अदर्स। इस केस में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट फुल बेंच का निर्णय है। विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय दिया गया। इस केस में अपीलेंट भगेरन ठाकुर का पक्ष इस तथ्य पर आधारित है कि उनके पूर्वज ने किसी दबाव में आकर अपनी जमीन डिफेंडेंट को बेच दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि चूंकि ट्रांसफ़र करने वाले बैकवर्ड क्लास के सदस्य हैं, इसलिए यह ट्रांसफ़र इनवैलिड है। भगेरन ठाकुर बिहार टेनेंसी एक्ट के तहत बैकवर्ड क्लास के सदस्य थे। इस केस में एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया, क्या बिहार टेनेंसी एक्ट सेक्शन 49C के रिस्ट्रिक्शंस संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f)
के संबंध में वैध माना जा सकता है। ये बता दें कि बिहार टेनेंसी एक्ट सेक्शन 49C के तहत बैकवर्ड क्लास के सदस्यों को अपनी भूमि बेचने पर रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लेकर के, लेकिन ये निर्णय शुरू हुआ बिहार टेनेंसी एक्ट से। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करें, कैसे वो बिहार से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पर भी लागू हुआ। भगीरथ ठाकुर के केस में न्यायालय के जजमेंट का पारा 35 में मेंशन किया गया है कि सेक्शन 49C ऑफ बिहार टेनेंसी एक्ट be held to be ultra virus the constitution as infringing the fundamental right enshrined in article 19(1)(f) of the constitution, thus void। पारा 37 देखिए उसी जजमेंट का, तो इसमें मेंशन किया गया है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49C ऑफ बिहार टेनेंसी एक्ट पुटिंग रिस्ट्रिक्शन अपॉन द सेल ऑफ राइट ऑफ टेन्योर होल्डर रैयत or under रैयत of backward class as specified by the government under section 49B(3) of the said act is invalid and must be struck down. As to section 49M, however, it is not necessary to enter into the validity of that provision of law। चूंकि ये केस बिहार टेनेंसी एक्ट को लेकर फाइल हुआ था, इसे जजमेंट बिहार टेनेंसी एक्ट पर ही हुआ। वहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के भूमि में हस्तांतरण पर रोक है, प्रतिबंध है, वही आगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पर भी लागू हुआ। न्यायालय ने माना कि बिहार टेनेंसी एक्ट की धारा 49C संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) में निहित फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है और इस प्रकार यह इनवैलिड है। इसलिए उस अधिनियम की धारा 49B(3) के तहत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैकवर्ड क्लास की भूमि की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध अमान्य है और इसे हटाया जाना चाहिए। उपरोक्त आदेश के आलोक में गवर्नमेंट ऑफ बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बिहार राज्य के सभी कलेक्टर्स को एक पत्र जारी किया। पत्र संख्या है 5LR LA 108/1970 2382/LR पटना, दिनांक 20 मार्च 1970। इस पत्र के माध्यम से सरकार ने भगीरथ ठाकुर के केस का रेफरेंस देते हुए यह निर्देश दिया कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 46 के तहत शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के सदस्यों पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस प्रोविजन भी अनुच्छेद 19(1)(f) में निहित फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है और इस प्रकार इनवैलिड है। उस वक्त बिहार और झारखंड अमलगमेंटेड था, एक साथ था, इसलिए ये गवर्नमेंट का लेटर अमलगमेंटेड बिहार यानी बिहार आज का झारखंड के साथ सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को सर्कुलेट किया गया। इस पत्र के माध्यम से यह भी निर्देश दिया गया कि बिहार टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे और यह निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को ज्ञापांक 2R3 104/69-1236 पटना, दिनांक 1 अप्रैल 1970 के माध्यम से अग्रेसित किया गया। न्यायालय के उपरोक्त आदेश और बिहार सरकार के निर्देशों के आलोक में राज्य के सभी जिलों में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों की भूमि का हस्तांतरण बिना किसी प्रतिबंध के निर्बाध रूप से किया जाने लगा। निबंधन पदाधिकारी द्वारा सेल डीड का निबंधन किया गया। उसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा खरीदार का नाम पंजी 2 में दर्ज किया गया। उस खरीदार के नाम से जमाबंदी कायम की गई और समुचित तरीके से लगान रसीद भी निर्गत किया गया। वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड राज्य में भी ये प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रही। जब झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया गया तो भी उन सभी ट्रांसफरी का
ऑनलाइन रिकॉर्ड बना जो सामान्य वर्ग के सदस्यों ने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों से खरीद की थी। यानी वहाँ पे उनका रजिस्टर 2 बना, ऑनलाइन रजिस्टर 2 बना, ऑनलाइन रसीद इशू किया गया, सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट किया गया बिना किसी बाधा के। यहाँ पर एक और तथ्य को बताना आवश्यक समझता हूँ कि लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैज़ बीन नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन नंबर AT 3043-61 5423R dated 23/6/1962 and there were 51 caste were listed under backward class for the purpose of CNT Act। बैकवर्ड क्लास CNT एक्ट के मूल धारणा से संबंधित नहीं है बल्कि बाद में जोड़ा गया है। अब संविधान का 44वां संशोधन आया, 44th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो दिनांक 20/6/1979 1979 से लागू हुआ। संविधान के 44वें संशोधन से आर्टिकल 19(1)(f) को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया और इसके लिए अलग अलग आर्टिकल 300A लाया गया। इस संशोधन के बाद राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से रिमूव हो गया। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय रांची बेंच द्वारा एक और फुल बेंच का जजमेंट पारित किया गया। ऑनरेबल जस्टिस RN सहाय और ऑनरेबल जस्टिस PK देव, पटना हाईकोर्ट रांची बेंच। अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री नंबर 60 ऑफ 1988 में दिनांक 1/5/1996 को निर्णय दे दिया गया कि संविधान के 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 19(1)(f) को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया है। अतः छोटा नागपुर पोर्टेंसी एक्ट 1908 सेक्शन 46 द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इज रीजनेबल एंड नॉट वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19(1)(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आदेश रांची बेंच पटना हाईकोर्ट ने कर दिया। लेकिन पूर्व के आदेश का जिस प्रकार सर्कुलेट किया गया था, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया था, वो नहीं किया गया। यह आदेश निष्क्रिय रहा और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की भूमि का हस्तांतरण जनरल क्लास के सदस्यों को होता रहा। यह क्रम 24 जनवरी 2012 तक चलता रहा। 25 जनवरी 2012 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस P टाटिया और ऑनरेबल जस्टिस अपरेश कुमार सिंह झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ ने सालखन मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के केस नंबर WPPIL नंबर 758 ऑफ 2011 में दिनांक 25 जनवरी 2012 को अपने निर्णय में कहा कि हैव टू फॉलो द लॉ इन ट्रू स्पिरिट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। और उसके बाद से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों की जमीन का हस्तांतरण सामान्य वर्ग के सदस्यों को नहीं किया जाने लगा। इस पर रोक लगा दिया गया। इनफैक्ट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सरकार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में दिनांक 24/12/2012 तक शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों की जमीन का हस्तांतरण सामान्य वर्ग के सदस्यों को किया जाता रहा और उसका दाखिल खारिज भी किया गया। झारखंड में रिविजनल सर्वे के दौरान उन खरीदारों का नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भी दर्ज किए गए बिना किसी बाधा के। अब CNT एक्ट सेक्शन 46 के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस के एप्लीकेबिलिटी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को बताना जरूर चाहूँगा। CNT एक्ट सेक्शन 46 के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस प्रारंभ में म्यूनिसिपल एरिया और नोटिफाइड एरिया कमिटीज़ के अंतर्गत अप्लीकेबल नहीं थे। मतलब कि म्यूनिसिपल एरिया और नोटिफाइड एरिया कमिटी को अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी से बाहर रखा गया था। बाद में CNT अमेंडमेंट एक्ट 1981 के अंतर्गत प्रावधान लाकर इस अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी का विस्तार म्यूनिसिपल एरिया तक कर दिया गया। अर्थात शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों की जो भूमि CNT अमेंडमेंट एक्ट 1981 के पहले जनरल क्लास को हस्तांतरित की जा चुकी थी,
उस पर CNT एक्ट सेक्शन 46 के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन का प्रभाव नहीं होगा। दूसरी बात, CNT एक्ट के तहत भूमि हस्तांतरण से संबंधित रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस छपरबंदी भूमि पर लागू नहीं होते। छपरबंदी भूमि और गैर कृषि भूमि में अंतर है। छपरबंदी शब्द का प्रयोग उस भूमि के संबंध में किया जाता है जो पहले अनुसूचित जनजाति समुदाय की थी और बाद में उसे पूर्व जमींदार द्वारा छपरबंदी घोषित कर दिया गया, या जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा छपरबंदी घोषित किया गया। छपरबंदी भूमि के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य भी छपरबंदी भूमि का हस्तांतरण सामान्य वर्ग के लोगों को भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोविजन ऑफ रेस्टोरेशन की और लिमिटेशन का, कि जब 46 सेक्शन 46 में रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है तो क्या उस रिस्ट्रिक्शन का कोई इंपैक्ट है? यह प्रोविजन ऑफ रेस्टोरेशन है। रेस्टोरेशन के प्रावधान को पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स का संबंध है बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के तहत डिफाइंड शेड्यूल एरिया में रेस्टोरेशन का प्रावधान 30 वर्षों तक दिया गया है, जो शेड्यूल ट्राइब्स पर लागू है। 30 वर्षों की अवधि का प्रावधान सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के सदस्यों पर लागू होता है, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। सेक्शन 71A ऑफ CNT एक्ट। अतः इस विषय पर चर्चा यहाँ रिलेवेंट नहीं है। हमारा संबंध है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास। अभी जो विषय पर चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर हम शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के जमीन का ट्रांसफर पर चर्चा कर रहे हैं। रेस्टोरेशन प्रोविजन को लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसे आप सुन सकते हैं। उसमें सेक्शन 71A का प्रावधान भी दिए हैं और बाकी जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का प्रावधान भी हमने चर्चा किया है उसमें। यह विषय है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों द्वारा अपनी भूमि, जो जमीन जनरल क्लास को ट्रांसफर किया गया, वह वैलिड है या नहीं। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास पर कंसंट्रेट करेंगे। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की भूमि का हस्तांतरण अगर CNT एक्ट के सेक्शन 46 के उल्लंघन से किया जाता है तो इसके रेस्टोरेशन का प्रावधान भी सेक्शन 46 में ही है और यहाँ रेस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल करने की अवधि 12 वर्ष है, 12 ईयर्स। 30 वर्ष का लिमिटेशन पीरियड सेक्शन 71A के तहत आता है और सेक्शन 71A की एप्लीकेबिलिटी केवल शेड्यूल ट्राइब्स के सदस्यों पर लागू होती है। क्लियर है? उपरोक्त प्रावधानों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य के द्वारा अपनी जो जमीन जनरल क्लास को दिनांक 24 जनवरी 2012 तक ट्रांसफ़र किया गया है वह वैलिड है। दूसरी बात कि अगर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास भूमि CNT एक्ट के सेक्शन 46 के उल्लंघन से किया गया हो तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने की अवधि अधिकतम 12 वर्ष है। ध्यान देने की चीज़ है, 12 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद फाइल किया गया रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को टाइम बार्ड माना जाता है, लिमिटेशन एक्ट के तहत है। अतः 24 जनवरी 2012 तक शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के सदस्यों द्वारा अपने भूमि का जो हस्तांतरण सामान्य वर्ग के सदस्यों को किया गया वह निर्विवाद रूप से वैलिड है और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने की अधिकतम सीमा को पार कर चुका है। आज के वीडियो में हमने विशेषकर इस विषय को रखा क्योंकि ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए विषय को रखना हमने महत्वपूर्ण समझा कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का ज़मीन अगर जनरल क्लास को हस्तांतरण किया गया, ट्रांसफ़र किया गया है तो क्या उसका ट्रांसफ़र वैलिड है या नहीं। तो ये तथ्य से निकल कर आया कि उसका ट्रांसफ़र वैलिड है अगर वह 24 जनवरी 2012 तक किया गया है। 24 जनवरी 2012 के बाद यानी 25 जनवरी 2012 के से लगातार कभी भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की ज़मीन का ट्रांसफ़र भी जनरल क्लास को नहीं किया गया, इसलिए इस विषय पर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भूमि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के द्वारा 24 जनवरी 2012 तक जनरल क्लास को भी हस्तांतरण किया गया, वो हस्तांतरण वैलिड है। इस वीडियो को गहराई से सुने, ध्यानपूर्वक सुने, सुन करके देखें, इस पर अध्ययन करें और आप इस बात को समझ पाएंगे कि दोनों का जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के भूमि का हस्तांतरण जो भी किया गया है वह कहीं से भी कोई गलत नहीं है। उनका म्यूटेशन किया जाना भी कोई गलत नहीं है, म्यूटेशन भी किया जा सकता है, उसका बैंक के द्वारा लोन भी दिया जा सकता है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। वीडियो को देखें, सुनें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।